किया था। व्हेन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कहां से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम ऑर्चिड्स प्लांट कहते हैं, उनके सेल में इसने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था। अब देखो न्यूक्लियस ज्यादातर सेल के मिडिल में होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? ज्यादातर सेल के सेंटर में होता है। इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही ये होता है कि सेंट्रल थिंग, जो चीज सेंट्रल है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी डिस्कवरी के हवाले से। आपको यही पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया था, कब किया था और कहां से किया था। फ्रॉम वेयर ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस फ्रॉम ऑर्चिड प्लांट सेल। ऑर्चिड जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल से इसने डिस्कवर किया था। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को कहते हैं इट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। अब क्या मतलब है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल? देखो जैसे एक फैक्ट्री होती है, हम मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं उस फैक्ट्री में। लेकिन उस फैक्ट्री का जो एक होता है कंट्रोलिंग सेंटर, जहां से उस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल किया जा रहा होता है, जहां से तमाम डिपार्टमेंट को मैसेज दिए जा रहे होते हैं कि किसने क्या काम करना है। तो इसी तरीके से सेल को, सेल के हर पार्ट को जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो मैसेज दे रहा होता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। यानी सेल का जो कंट्रोलर है या सेल का जो डायरेक्टर है, हम कह सकते हैं डायरेक्शन जो सेल के हर पार्ट को देता है, वो कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कह सकते हैं, या इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, इसी तरीके से सेल को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के लिए एक और लफ्ज हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल। यानी सेल का क्या होता है? ये सेल का ब्रेन भी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की शेप कैसी कैसी होती है, यानी एक सेल में न्यूक्लियस किस किस शेप में होता है, तो न्यूक्लियस की अगर आप शेप देखें तो ज्यादातर न्यूक्लियस स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? कि न्यूक्लियस राउंड होंगे, ऐसे स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल के अलावा इनकी शेप जो है वो थोड़ी इलोंगेटेड भी हो सकती है, यानी किसी सेल का न्यूक्लियस जो है वो ऐसे इलोंगेटेड भी हो सकता है। इवन के इसकी शेप जो है वो इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर का मतलब क्या है? जैसे अमेबा की शेप होती है, इस तरह इरेगुलर शेप। अगर आप WBCs देखें, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल जो हमारे होते हैं, उनमें उस न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इरेगुलर जो है वो शेप होती है। तो न्यूक्लियस जो होते हैं स्फेरिकल भी शेप में होते हैं। इवन इनकी शेप ओवल भी हो सकती है, अंडे की तरह इस तरह ओवल शेप भी हो सकती है। इनकी शेप लोब्ड भी हो सकती है। लोब का मतलब क्या होता है? उसमें से ऐसे लोब निकल रही होती है। आप देखें इसमें से कितनी लोब निकल रही हैं? 2 लोब निकल रही हैं। एक लोब ये हो गई और एक लोब ये हो गई। तो मतलब न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो वेरिएबल है, लेकिन ज्यादातर कैसी होती है? ज्यादातर स्फेरिकल होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस किस किस शेप में जो है वो सेल में पाए जाते हैं। अब हम अगर नंबर की बात करें कि नॉर्मली जो है वो सेल के न्यूक्लियस के नंबर कितने होते हैं सेल में, एक सेल में कितने न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस जो है वो आपको पता है सिंगुलर है, और न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है? न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन पर सेल? एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस जो है सर वो? हो रहा जी है, जी, क्या हो रहा है? सर जी जी। हो रहा है। अच्छा, ये आपकी वॉइस सही से मेरी वॉइस सही तरह से नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट में। अच्छा, सबको हो रहा है, तमाम स्टूडेंट को? यस सर। अच्छा, 1 मिनट जस्ट अ मिनट। अभी आप थोड़ी सी मेरी आवाज को 1 मिनट अभी थोड़ा सा रुकिएगा। अब आप मुझे बताएंगे मेरी आवाज को, अब बताएंगे मेरी आवाज कैसी आ रही है? अब सही है सर। क्लियर है सर। अब क्लियर है? तो अब देखें, यस सर। हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स के नंबर की, कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम जो हैं वो, न्यूक्लियस के नंबर की बात कर रहे हैं, एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं।
कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ऐसे सेल जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूनी न्यूक्लियट। इनको हम क्या कहेंगे? यूनी न्यूक्लियट। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, उनको हम कहते हैं यूनी न्यूक्लियट। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बाई न्यूक्लियट। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेल्स को हम कहते हैं बाई न्यूक्लियट सेल, जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पैरामेशियम। पैरामेशियम जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? पैरामेशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, तो वो भी कैसा है? वो भी बाई न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। जैसे हमारे मसल्स के सेल हैं, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो ऐसे ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ऐसे सेल को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कुछ सेल हमारी बॉडी के ऐसे भी हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ऐसे सेल को हम कहते हैं ए न्यूक्लिएट। और इसकी मिसाल क्या है? आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पर सेल्स। हमारे जो रेड ब्लड कार्पर सेल्स होते हैं, मेच्योर, जब आरबीसीज नए नए बनते हैं तो उनमें उनमें बेसिकली न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ए न्यूक्लियट। इसको मैं चल अभी बता देता हूं कि आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस इस वजह से नहीं होता क्योंकि आरबीसीज को ऑक्सीजन ट्रांसफर करनी होती है, और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एक्स्ट्रा जगह देने के लिए इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसकी जगह कौन ले लेता है? जब मैच्योर होते हैं तो उसकी जगह हीमोग्लोबिन ले लेता है, क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियस हो तो हीमोग्लोबिन को उतनी जगह नहीं मिलेगी। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीज का लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता, जिंदगी का अरसा ज्यादा नहीं होता है। ये सिर्फ 4 महीने रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है। अगर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको यूनी न्यूक्लियट कहेंगे। अगर दो न्यूक्लियस होंगे तो उसको बाई न्यूक्लियट कहेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियट होंगे तो उसको मल्टी न्यूक्लियट कहेंगे। और अगर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको कहेंगे ए न्यूक्लिएटेड। और उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल आरबीसीज है। इसके बाद हम आ सर जाते हैं, जी जी पूछें। सर मल्टी न्यूक्लियर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हर एक वो न्यूक्लियाई में? बिल्कुल सेम सेम होती है हर सेल के अंदर, हर सर न्यूक्लियस के अंदर। देखो मल्टी न्यूक्लिएट बनता कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएट ऐसे बनता है, मिसाल के तौर पे ये एक फंगस का सेल है, ये एक न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, इस न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये अपने जैसा दूसरा न्यूक्लियस बना लिया, इसने तीसरा न्यूक्लियस बना लिया। जब एक ही न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे अपने जैसे न्यूक्लियस बना लेता है, तो इसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसको हम सीनोसाइटिक भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सीनोसाइटिक। अब यहाँ पर तो सारे न्यूक्लियस एक जैसे होंगे ना, और तमाम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। एक तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल इस तरह से बनता है, और एक दूसरा तरीका भी होता है मल्टी न्यूक्लिएट सेल बनने का। अब देखो ये बहुत सारे यूनी न्यूक्लिएटेड सेल हैं। एक सेल ये है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है। अब बाज दफा क्या होता है, मुख्तलिफ यूनी न्यूक्लिएटेड सेल आपस में मिल जाते हैं और मिलके एक बड़ा सा सेल बना लेते हैं। जब ये यूनी न्यूक्लिएटेड सेल मिल गए आपस में, तो इनके मिलने से क्या बन गया? इनके मिलने से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है वो बन गया। तो अब आप इधर देखो, इसके अंदर तो तमाम में न्यूक्लियस एक जैसे होंगे, क्रोमोसोम भी एक जैसे होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट सेल के मिलने से बना है। तो इन सेल के अंदर हो सकता है जो है वो क्रोमोसोम का थोड़ा क्या हो, फर्क हो, इसमें फर्क होगा, लेकिन इस कंडीशन में, सिनोसाइटिक कंडीशन में फर्क नहीं होगा। क्लियर हो गई मेरी बात अशफाक? सर जी जी अशफाक, पहले आप पूछो, फिर दूसरे क्वेश्चन करिएगा। पहले आप बताओ यहाँ पर कोई सर प्रॉब्लम। सिनोसाइटिक सेल में अगर हमें कोई पॉलीपेप्टाइड चाहिए तो एमआरएनए कौन से न्यूक्लियस से निकलेगा? अगर हमें पॉलीपेप्टाइड चाहिए तो एमआरएनए कौन से हैं आप? तो किसी से भी निकल सकता है, वो तो डिपेंड करता है, ये सभी अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे होते हैं। सर आप तो ऐसे सबसे भी निकल सकता है? सबसे भी निकल सकता है, लेकिन जिस वक्त जरूरत होगी तो किसी से भी और जिस टाइम अगर एक निकल गया, अगर मिसाल के तौर पे इसको क्या चाहिए, एक मिनट में आपको थोड़ा सा वो कर दूं, ये वो म्यूट कर। आपने म्यूट कर लें दूसरे स्टूडेंट अपने आप को। अब आप देखो, अगर ये आपको मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन चाहिए, एक प्रोटीन 40% चाहिए, वो जब 40% प्रोटीन, अब किसी भी न्यूक्लियस से वो आरएनए रिलीज हो सकता है। अब 40% प्रोटीन जब पूरा हो गया तो वो निकलना बंद हो जाएगा। एक से भी निकल सकता है, दो से भी निकल सकता है, ये डिपेंड करता है।
कि अगर प्रोटीन पूरा हो जाएगा तो फिर वो किसी से भी नहीं निकलेगा। तो एक टाइम अगर किसी से निकल गया तो वो दूसरे से नहीं निकलेगा, अगर इससे निकल गया तो ऐसे आप रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि यहां से निकलेगा मल्टी अच्छा न्यूक्लिएटेड में। सही है ना? हाँ, गर्ल्स ओके में कौन क्या पूछ रहा था, पूछो। गर्ल्स की तरफ सर से कोई हम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मल्टी न्यूक्लियस का एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट का सिर्फ एडवांटेज जी सर। बेसिकली क्या होता है, वही वाली बात जैसे भी बताई ना, कि जब बहुत सारे प्रोटीन की हमें जरूरत होती है, जब बहुत सारी तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे हर 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 क्रोमोसोम से जो है वो आरएनए रिलीज होगा, बहुत सारे राइबोसोम उस एट अ टाइम जो है वो काम करेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा तादाद में मिल जाएगी। ये इसका मेन जो है वो एक तरीके से देखें तो एडवांटेज होता है। अच्छा, इसके बाद सर जी जी, और सर एडवांटेज की ये अगर जो आपने जी जी पूछें। सर ये जो आपने सिनोसाइटिक सेल बताया, तो जी जी, सर मल्टी न्यूक्लिएटेड की सिनोसाइटिक में फर्क है क्या? नहीं नहीं, आप मल्टी न्यूक्लियोटिड को सिनोसाइटिक कह सकते हो, मल्टी न्यूक्लियोटिड को सिनोसाइटिक कह सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई, जब बहुत ये एक ही सेल डिवाइड होकर जब बनेगा तो उसको आप सिनोसाइटिक कहते हैं। कभी कभी बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं और मिलकर भी एक स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है कि आप इतना याद कर लें कि मल्टी न्यूक्लियोटिड के लिए जो है हम क्या करते हैं, सिनोसाइटिक का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ, आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। अब मैं अगर क्या करता हूं, इस सेल के अंदर से एक न्यूक्लियस निकाल लेता हूं। ये एक सेल है मिसाल के तौर पे, ये सेल है, ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस मौजूद है, इसको मैं न्यूक्लियस को बाहर निकाल देता हूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नजर आता है, बीच में, लेकिन अगर आप प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखेंगे तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां नजर आता है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरीफ्री में होता है, यानी किनारे पर। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादातर एरिया वैक्यूल कवर कर लेता है, तो वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देता है। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की लोकेशन में थोड़ा फर्क होता है। एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में, और प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा पेरीफ्री में होता है, यानी वो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। चलो, हमने एक न्यूक्लियस को बाहर अगर निकाल लिया, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का, तो अब हम न्यूक्लियस के पार्ट्स देखते हैं कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लियस के अगर हम पार्ट्स देखें तो न्यूक्लियस के पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आ जाता है न्यूक्लियस का, जिसको हम कहते हैं, पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला जो पार्ट है, इसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, देखें ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस कवरिंग को क्या कह रहे हैं, इस कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहले तो ये डबल होती है, ये बात आपने याद रखना है। ये भी डबल, न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन होती हैं। आप देखें, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा इसमें पोर्स होते हैं। ये कंप्लीट बैरियर नहीं होती है, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसमें सुराख होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, अब इधर देखें, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है कि इसके बीच में, मैं इधर थोड़े से इसके न्यूक्लियर पोर यहाँ पर आपको शो करता हूँ। पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, ये देखो, सॉरी, इसको जो है मैं न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर पोर जो है वो किस तरह के होते हैं। अब आप इधर देखें, ये मैं एक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब मैं यहाँ सिर्फ दो ही न्यूक्लियर पोर शो कर रहा हूँ, न्यूक्लियर पोर ज्यादा भी हो सकते हैं, दो न्यूक्लियर पोर शो कर रहा हूँ। ये हो गए न्यूक्लियर पोर, एक न्यूक्लियर पोर ये हो गया, और एक न्यूक्लियर पोर ये है न्यूक्लियर पोर। एक न्यूक्लियर पोर ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियर पोर ये हो गया। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये दो मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, एक दूसरे से अलग है।
लेकिन जहां पर न्यूक्लियर पोर बन रहा है वहां पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिली हुई हैं। इधर देखिए, यहाँ दोनों मेम्ब्रेन मिल गई। वो जगह जहां न्यूक्लियर पोर बन रहा है उस जगह पर क्या है, उस जगह पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में क्या है, मिल गई दोनों। और उनके मिलने से बीच में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, अगर न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर जानी है, जैसे राइबोसोम न्यूक्लियस में बनते हैं और यहाँ से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, तो यहाँ से जब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई चीज जा रही है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बाहर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कोई चीज जाएगी या साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी, वो किसके जरिए आएगी, वो आएगी न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो न्यूक्लियर पोर्स जो है वो चीजों को एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गेट्स हैं, गेट्स हैं जो चीजों को मूव करवाते हैं, अंदर से बाहर जाती हैं और बाहर से अंदर आती हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो पहला पार्ट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कवरिंग हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद दूसरे नंबर पर न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी, कैरियोलिम्फ भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू योर बुक, न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए हम एक कैरियोलिम्फ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली क्या है, द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस किससे फिल्ड है, न्यूक्लियस जो है वो फिल्ड है, न्यूक्लियस इज फिल्ड विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस, प्रोटीन रिच सब्सटेंस। प्रोटीन से भरा हुआ एक सब्सटेंस होता है जो कि किसके अंदर भरा हुआ होता है, न्यूक्लियस एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस से भरा हुआ होता है और इसके अंदर जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो, इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। आप इसको ये भी कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आप क्या कहते हो, उसको भी आप जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हो। या दूसरी तरह से कह लें कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन से प्रोटीन रिच सब्सटेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। या इसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं। कैरियो का जहां भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, और लिम्फ हम फ्लूइड को कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कैरियोलिम्फ, या इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियस का जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क। तीसरा जो पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। अब थोड़ा सा क्रोमेटिन नेटवर्क की तरफ चलते हैं कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होते हैं। अब देखो, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसको मैं अलग से थोड़ा लिख देता हूँ, न्यूक्लियस यहाँ पर फिर से मैं ड्रा कर देता हूँ। व्हाट इज क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियस के हम पार्ट पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस का पहला पार्ट मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हमने डिस्कस किसको करना है, हमने डिस्कस करना है क्रोमेटिन नेटवर्क को। अब देखें बेसिकली ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, क्रोमेटिन नेटवर्क, अगर बुक के अंदर इन्हीं इसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज किए हैं तो वो टर्म्स भी आपने याद रखनी है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, ये क्रोमोसोम है, सॉरी ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर बारीक धागों का जाल है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अब यहाँ पर किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म का, और इसका जो न्यूक्लियस का जो ग्राउंड बनाता है, यानी न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स बनाता है, न्यूक्लियस का जो ग्राउंड बनाता है वो कौन बनाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ग्राउंड बनाता है उसके लिए आप एक और भी तरीके से आप न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफाइन कर सकते हो, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस का जो ग्राउंड है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागों का जो जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्या है बेसिकली, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन स्ट्रैंड, बारीक धागों का जाल है जिसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क का काम क्या होता है,
जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेता है, ये ब्रेक डाउन होकर क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन मैं क्रोमोसोम को लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी मैं क्रोमोसोम को डिस्कस नहीं कर रहा। और क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना हुआ होता है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेन जो चीज जो बनाती है क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन का। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम चल देते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियस का जो चौथा पार्ट है वो है न्यूक्लियुलस। न्यूक्लियुलस, न्यूक्लियस के अंदर भी अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर मौजूद होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर इस तरह की मौजूद होती है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर एक सॉलिड राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियुलस। और याद रखिएगा एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी न्यूक्लियुलस हो सकता है और एक से ज्यादा भी न्यूक्लियुलस हो सकते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियुलस नहीं होता, न्यूक्लियुलस की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। तो एक स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियुलस। अब बेसिकली जो ये न्यूक्लियुलस होता है इसका काम क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। न्यूक्लियुलस जो है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाता है। कैसे ये राइबोसोम बनाता है, इस न्यूक्लियुलस के अंदर राइबोसोमल डीएनए होते हैं। इस न्यूक्लियुलस के अंदर कौन से वाले डीएनए होते हैं, इस न्यूक्लियुलस के अंदर होते हैं राइबोसोमल डीएनए। और राइबोसोमल डीएनए का काम क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए बनाना। और राइबोसोमल आरएनए, जाहिर सी बात है न्यूक्लियुलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। और राइबोसोमल आरएनए क्या बनाने में हेल्प करते हैं, वो राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो राइबोसोम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियुलस में बनते हैं। और न्यूक्लियुलस में बनने के बाद साइटो न्यूक्लियर पोर्स से निकलते हुए बाहर किसमें चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो कौन है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियुलस। न्यूक्लियुलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यानी इसमें क्या बनते हैं, इसमें राइबोसोम बनते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की क्या है, ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। तो ये था न्यूक्लियुलस का काम। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल के अंदर किसके बारे में, थोड़ा सा हम क्रोमोसोम्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। तो अभी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए किसके बारे में, सर जी जी पूछें। ये जो आपने न्यूक्लियस के बारे में बताया था ना कि राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए, बस ये एक पॉइंट रिपीट कर देगा दोबारा। मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियुलस के अंदर क्या बनता है, न्यूक्लियुलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं, राइबोसोम बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए किससे बनता है, बेसिकली जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये बनता है राइबोसोमल डीएनए से। ये किससे बनता है, राइबोसोमल डीएनए से। तो राइबोसोमल जो डीएनए वो कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियुलस में। जैसे आप देखें मैसेंजर आरएनए तो जिस डीएनए से बनता है वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है यहाँ पर। लेकिन जो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो कहाँ से बनता है, वो तो इधर से बनता है, इस डीएनए से जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है। लेकिन जो न्यूक्लियुलस के अंदर जो डीएनए मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोमल डीएनए। ये राइबोसोमल डीएनए क्या बनाता है, ये राइबोसोमल डीएनए बनाता है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या बनाने में हेल्प करते हैं, राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया ये, सर जी पूछें। सर ये जो आपने न्यूक्लियस के अंदर लाइंस बनाई हैं, सर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है या क्रोमेटिन क्रोमेटिन नेटवर्क, ये मैंने फाइन स्ट्रैंड जो बनाए वो क्रोमेटिन नेटवर्क बनाए। और न्यूक्लियोप्लाज्म तो लिक्विड होता है ना, फ्लूइड होता है। मैं फ्लूइड को यहाँ कैसे ड्रा कर सकता हूँ, फ्लूइड को तो मैं ऐसे दानों दानों से बस शो कर देता हूँ। इसके पीछे जो है किसमें है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क फ्लूइड में, उस फ्लूइड को मैं न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहा हूँ। सही है ना। आगे Yes, बात sir. करते हैं उसकी, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये देखो जब एक सेल डिवीजन होती है तो ये जो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क नजर आ रहा है ना, जब एक सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में।
और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ऐसे है ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टूडेंट आप ये बोर्ड यूज आप ना करें, बस मुझे बोर्ड यूज करने दें। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन into thread-like structure called chromosome। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अच्छा एक चीज होती है क्रोमोसोम में, आप लोग जो कंफ्यूज होते हो, बाज़ दफा मैं यहाँ पर अपने टोटल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर यहाँ आपको बताऊंगा। कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, तो मैं उसी को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूंगा वो पॉइंट आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से। कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नजर, जी जी आवाज नहीं आ रही? सर ये आपने रेस क्यों किया? ये इस वजह से कि अब आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, आपने नोट करना था अभी। यस सर। चले मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगा, उसमें से नोट कर लेना, सही है ना? और सर आप न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा पॉइंट बताइएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ, और इसको हम न्यूक्लियस का मैट्रिक ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, जो न्यूक्लियस की ग्राउंड में मौजूद होता है, सही ना? अच्छा अब एक और आ जाते हैं इधर। अब मैं सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आप देखो जब क्रोमेटिन नेटवर्क टूट के क्या बनाता है, क्रोमोसोम। अब देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये हो गया एक क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ये दो आर्म है, ये दो क्रोमोसोम्स के क्या है, ये आर्म है। अब ये इसके क्या है, ये इसके दो जो हैं वो क्या है, आर्म है। इन दोनों को क्या कहेंगे, इसके आर्म। और इसके बीच में ये जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, बीच में से थोड़ा सा जो है वो दबा हुआ है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो क्रोमोसोम है ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो मैंने क्रोमोसोम ड्रा किया ये कैसा है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। जब सेल डिवीजन में मेटाफेस होती है, जब मेटाफेस होती है तो ये क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है ऐसे। जब मेटाफेस होती है तो ये क्रोमोसोम ऐसे रेप्लिकेट हो जाता है और ये क्या ये अपने जैसा एक और क्रोमोसोम बना देता है। फिर अब हम इसको क्या कहेंगे, अब ये जो दो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं इनको अब हम कहेंगे क्रोमेटिड। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब ये क्रोमोसोम बिल्कुल मैच्योर है। अब एक मैच्योर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए, दो। पहले जब एक सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है तो इसमें कितने क्रोमेटिड होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही एक क्रोमेटिड होता है। और इस एक क्रोमेटिड के कितने आर्म होते हैं, दो। एक आर्म ये हो गया और दूसरा आर्म ये हो गया, और बीच में एक कंस्ट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। फिर क्या होता है, जब मेटाफेस होती है तो मेटाफेस में क्या होता है, जब सेल डिवीजन में मेटाफेस होती है तो ये एक क्रोमेटिड या एक क्रोमोसोम डिवाइड होके अपने जैसा एक दूसरा क्रोमेटिड या दूसरा भी इसके साथ वाला बन जाता है। तो इस तरह कितने क्रोमेटिड हो जाते हैं, दो क्रोमेटिड हो जाते हैं। और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जो मिले हुए होते हैं वो किसके जरिए मिले हुए होते हैं, सेंट्रोमेयर के जरिए। दो क्रोमेटिड आपस में जो मिलते हैं वो किसके जरिए मिले हुए होते हैं, सेंट्रोमेयर के जरिए। और सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक का जो पोर्शन होता है इस क्रोमेटिड का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्म। अब आप देखें एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो क्रोमोसोम है उसमें कितने आर्म हैं, दो हैं। और एक जो डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है उसमें कितने आर्म हैं, उसमें चार आर्म हैं, 1 2 3 4। यहां से लेके यहां तक एक आर्म, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा आर्म, यहां से लेके यहां तक तीसरा, और ये चौथा आर्म। तो इस तरह की क्रोमोसोम्स की जो है वो टोटल जो है वो इस तरह की ये स्ट्रक्चर है। फिर क्या होता है, सेंट्रोमेयर में दो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर लगी होती हैं, दो प्रोटीन की डिस्क लगी होती हैं, और इन प्रोटीन की डिस्क को हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या होता है, ये काइनेटोकोर क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करने का काम करती है। जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस की जगह पर क्या बन जाता है, ऐसा स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं या स्पिंडल बन जाता है। इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ इस क्रोमोसोम को जो अटैच कराएगा वो कौन अटैच कराएगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, ये प्रोटीन की बनी हुई डिस्क है, ये प्रोटीन डिस्क है
जो कहां पर अटैच होती हैं, जो कि सेंट्रोमेयर पर मौजूद होती हैं। नंबर इनके कितने होते हैं? नंबर इनके होते हैं 2। तो ये तो मैंने आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताई। अब क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये देखें, ये आर्म और ये आर्म दोनों क्या होंगे? बिल्कुल एक जितने होंगे। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, सेंटर के करीब होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एक आर्म थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा आर्म थोड़ा सा छोटा होगा, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर एंड के करीब होता है। जिनमें एंड के करीब होता है उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। उसको क्या कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म जो है वो बहुत छोटा होता है और एक आर्म बहुत बड़ा होता है। और कुछ के अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर होता है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक ही आर्म होता है, एक से ज्यादा आर्म मौजूद नहीं होते। एक ही आर्म यहाँ पर होगा। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इसमें एक आर्म होंगे, अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो इसमें कितने आर्म होंगे? 2 आर्म। लेकिन इसका जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल कहाँ होगा? बिल्कुल एंड पर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, फिर आगे चलता हूँ। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब इसकी जो है वो क्या है? क्रोमोसोम्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमेयर। जी पूछें। सर वी शेप स्ट्रक्चर टेलोसेंट्रिक का होता है, मेटासेंट्रिक का होता है? वी शेप स्ट्रक्चर मेटासेंट्रिक की होती है। देखो ये ऐसे होगा, अगर ये सीधा है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ये इसकी होगी। और मेटासेंट्रिक जो होता है उसमें वी नहीं होती स्ट्रक्चर, उसमें तो ऐसी। टीलोसेंट्रिक की वी नहीं होगी, उसकी तो ऐसी होगी। ये एक सेंट्रोम है, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। अब ये देखो ये शेप वी नहीं है, वी तो इसकी होगी मेटासेंट्रिक। यहाँ मैंने थोड़ी सी ऐसे बना दी गलती से, ये ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है ना, इसकी होगी। तो आपकी वी शेप स्ट्रक्चर हमेशा मेटासेंट्रिक की वी भी होती है और ऐसे भी होती है, दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। जी जी, ये सारी स्ट्रक्चर याद रखनी है क्योंकि पेपर में आ सकती है। जी जी पूछें। एक्रोसेंट्रिक को सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जा सकता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर एंड के करीब होता है। ये रोड लाइक क्रोमोसोम होते हैं, ये रोड की तरह होते हैं, सलाख की तरह होते हैं। और एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो है वो क्या होता है? बिल्कुल एंड पर नहीं होता, एंड के करीब होता है। आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, एक्रोसेंट्रिक में रोड लाइक क्रोमोसोम with one arm very small and the other arm very long. The centromere is subterminal. टर्मिनल का मतलब क्या था? अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर हो, ये देखें, अब अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर है तो इसको हम कहेंगे इसका सेंट्रोमेयर टर्मिनल है। लेकिन अब इसको मैं बना रहा हूं, इसमें क्या है? सेंट्रोमेयर सब टर्मिनल है, यानी एंड से बिल्कुल थोड़ा नीचे है। अब एंड से नीचे होने की वजह से क्या हो गया? इसका एक आर्म बहुत छोटा है और एक आर्म बहुत बड़ा है। ये आर्म बहुत लॉन्ग है और ये आर्म क्या है? बहुत शॉर्ट है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर ऐसे हो कि जब एक आर्म थोड़ा सा बड़ा हो और एक आर्म थोड़ा सा छोटा हो, तो वो कौन सा वाला सेंट्रिक हो जाएगा? वो हो जाएगा बेसिकली उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। उसको क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। अगर दोनों आर्म इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। तो आप ऐसा याद रखें कि मेटासेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है। सेंटर में होने की वजह से दोनों आर्म इक्वल हो जाते हैं। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है? सेंट्रोमेयर सेंटर के थोड़ा करीब होता है, उसकी वजह से एक आर्म थोड़ा लॉन्ग होता है और एक आर्म थोड़ा क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। फिर सब मेटासेंट्रिक में क्या, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक के अंदर एंड के करीब होता है, बिल्कुल एंड पर नहीं होता, एंड के करीब होता है। एंड के करीब होने की वजह से एक आर्म थोड़ा सा जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है और एक आर्म बहुत लॉन्ग हो जाता है। और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड पर होता है सेंट्रोमेयर, बिल्कुल एंड पर सेंट्रोमेयर।